सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे एनालिस्ट वसीम अल्ताफ साहब, जो कि बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली पहुंच गया और लैंड भी कर गया, लेकिन पाकिस्तान में हम इस किस्म का कोई भी जो है मिशन या प्रोजेक्ट होते हुए नहीं देख रहे। और उसकी वजह क्या है? क्या इसलिए कि स्कूल कॉलेजेस में रिलीजन पढ़ाया जा रहा है? क्या हम मदरसों की वजह से पीछे रह गए हैं? और जिस तरह के लोग हम बाहर निकाल रहे हैं, जो आपने देखा चर्चेस भी जलाए गए और क्या कुछ हुआ, वहां पे भी जो हमारी जनरेशन हमें दिखी वो आपके सामने है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हुए तो इंडियन जो रूलर्स थे उस वक्त, खास तौर पे पंडित नेहरू जो थे, उन्होंने उसी वक्त महसूस कर लिया कि जो फ्यूचर है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। और उन्होंने मैस लेवल पे इस चीज को इनकरेज किया, विलेज लेवल पे भी जाके कि स्कूल्स बनाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल हों उन स्कूलों में। और यानी प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो उसको लाजमी करार दिया गया। और फिर उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए इंडिया के बहुत से शहरों में। और वो जो आईआईटीज हैं वो उनमें एडमिशन लेना शायद किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से ज्यादा मुश्किल है। यानी वहां पे एडमिशन लेना ही एक बहुत बड़ा एजाज समझा जाता है। इसके बरक्स हमारे जो हुक्मरान थे उन्होंने पार्टीशन के बाद इन इश्यूज को बिल्कुल एक साइड पे रखा और वो इन चक्रों में पड़ गए जी कि किसने कौन सी वजारत लेनी है। यानी आप देखिए कि 47 में मुल्क आज़ाद हो रहा है और 56 में कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। तो बेसिक इशूज जो थे वो और बेसिक जो प्रायोरिटीज़ थी वो दोनों मुल्कों की मुख्तलिफ थी। वहाँ पे शुरू से ही उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन पे फोकस किया। हमने अपने ज़ाती मफादात पे फोकस किया और उसका नतीजा फिर ये निकला कि एजुकेशन एक निगलेक्टेड सेक्टर रहा और एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहे। और आज हाल ये है कि आज इस वक्त बिल्कुल जो एजुकेशनल सिस्टम है वो तितर बितर हो चुका है। तो जाहिर है वो जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया ये उसी की प्रोडक्ट है कि आज वो चांद पे पहुंच गए हैं। आप देखिए कि मेजॉरिटी जो है उन साइंटिस्ट्स की जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है वो उन्होंने इंडिया ही में तालीम हासिल की। वो कि हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, येल में नहीं गए, वो इंडिया ही में तालीम हासिल करी उन्होंने। और फिर वो इस मकाम तक पहुंचे कि वो एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें जो चांद तक जा सके। यानी अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत वो चौथा मुल्क है दुनिया का कि जो चांद पे पहुंचा है, साउथ पोल पे। और साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला मुल्क है। इससे पहले वो जो रशियन स्पेस शिप था वो क्रैश हो गया जी। तो ये तो देखिए ना, जो भी आपके साइंटिस्ट्स होते हैं आपके, वो आपके एजुकेशन सिस्टम का एक प्रोडक्ट होते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो फिर जाहिर है कि लोग भी इस तरह के निकलेंगे वहां से। अब हमारे यहाँ आप फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें भी आप रिलीजन को दाखिल कर देंगे। आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो वहां पे आप डार्विन का कोई जिक्र करेगा तो आप कहेंगे कि यान इस्लामिक है। यहाँ पे मदरसे हैं जहाँ पे बाकायदा तौर पे नफरत पे मबनी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे जब प्रायोरिटीज का फर्क हो तो जाहिर है वो तो चांद पे जाएंगे। तो हम तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकते हैं, मतलब एक लिफ्ट चेयर तक जा सकते हैं शायद। और वो भी फंसी हुई है सर, लिफ्ट चेयर में फंसे हुए हैं हम। लिफ्ट चेयर का भी आपने देखा क्या हाल हुआ था, और उसमें क्या उस पे भी किसी को शर्मिंदगी नहीं है। ऐसी है, ऐसी ऐसी ऐसी। लेकिन सर होना क्या चाहिए? हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं, क्या वहां पर रिलीजन पढ़ाना बंद करना चाहिए? मदरसों पे पाबंदी होनी चाहिए?
तब कुछ बेहतर होगा। और तो हमने किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं देखा कि इस तरह से मदरसे चल रहे हो जैसे हमारे यहाँ है। जब जी भर के फंड भी किया जाता है, हर तरह की नफरत भी सिखाई जाती है, जिहादी भी निकाले जाते हैं वहां से, हर तरह का क्राइम होता है। देखिए, मदरसे जो हैं ये बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है, और ये रिलेटेड है आपके पूरे सोशो इकोनॉमिक जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उनसे, कि अब एक गरीब आदमी है, गरीब का बच्चा है, अब वो स्कूल उसे नहीं भेज सकता, मिसाल के तौर पे, तो वो मदरसे भेज देता है। वहाँ पे उसे अकोमोडेशन भी मिल जाएगी, वहाँ पे उसे वो तालीम भी मुफ्त में मिल जाएगी, और वो कोई कुरान भी हिफ्ज़ कर लेगा। कल को वो कोई किसी जगह पे हाफ़िज़ बन के तो वो किसी मस्जिद में भी उसको जॉब मिल जाएगी। तो ये एक ईज़ी रास्ता है किसी भी बच्चे का कोई करियर बनाने का। लेकिन उसके साथ-साथ फिर वो वहाँ पे एक्सट्रीमिज़्म भी सीख रहा है, वो फ़ैनेटिसिज़्म भी सीख रहा है, वो दूसरे जो फ़िरके हैं, दूसरे मसालिक हैं, उनके खिलाफ नफ़रत भी सीख रहा है। और कल को वही आपकी स्टेट के लिए एक थ्रेट भी बन सकता है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। तो एक तो आपको ये करना होगा कि आपको अपनी एजुकेशन के जो फंड्स हैं उनमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और जगह-जगह पे आपको स्कूल, कॉलेज खोलने होंगे ताकि बच्चों को अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हों, वो स्कूल में जा सकें। वो स्कूल में जाएँ, वो मदरसे में ना जाएँ। और दूसरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चेक आपको रखना होगा मदरसों के जो जो वहाँ पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस है, सिलेबस जो है उसको आपने खुद स्टेट लेवल पे आपने तरतीब देना है, उसको मॉनिटर करना है, और जो सेकुलर एजुकेशन है उसको भी शामिल करना है मदरसा एजुकेशन के साथ। एकदम आप खत्म नहीं कर सकते उनको, वो फैल चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके अलावा जी। फिर आपने अपनी जो एक सिक्योरिटी स्टेट की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको भी आपने डिटरमिन करना है, कि आपने इन लोगों को एक फॉडर के तौर पे यूज़ नहीं करना, ये जो मदरसों से निकल रहे हैं। इनको आपने प्रोडक्टिव शहरी बनाना है इस मुल्क, ताकि ये आपके मुल्क को कुछ दे सकें। तो प्रायोरिटीज़ चेंज करने की बात है, फंड्स एलोकेशन की बात है, तो ये मसला हल किया जा सकता है, बशर्ते के रियासती जो इदारे हैं, उनकी दिलचस्पी हो इसमें। लेकिन क्योंकि सर बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। बात अगर हम आगे देखें, इस्लामिक कंट्रीज को देखें, गल्फ कंट्रीज को देखें जिनके पास पैसा है, उनको भी हमने देखा है कि वो एजुकेशन सिस्टम हो उनका, चाहे आप 100 यूनिवर्सिटीज उठा के देख लें, इस्लामिक कंट्री उसमें शामिल नहीं है। इनके पास तो पैसा है, हमारे पास तो चले पैसा नहीं है, हम लोग तो इस तरह के हैं। लेकिन इनको क्या प्रॉब्लम है कि इनके पास जो है कोई इस तरह का साइंटिस्ट या कोई हमने निकलता हुआ नहीं देखा। देखिए, बात ये है कि हम लोगों को 21वीं सदी में आना होगा, और अपनी जो पास्ट ग्लोरी है जिसको लेके हम चल रहे हैं और ढोल पीट रहे हैं, उससे बाहर निकलना होगा। और इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि जो फ्यूचर है वो सिर्फ़ साइंस और टेक्नोलॉजी का है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। वही मुल्क जो कि कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सिर्फ़ उन्हीं की इज़्ज़त है दुनिया में। तो ये जो अरब नेशंस हैं, ये आप देखें, ये तो अभी जब तेल निकला है तो उसके बाद यहाँ पे कुछ थोड़ा-सा वो एक कल्चर आया है, कुछ सिविलाइज़ेशनल एक डेवलपमेंट हुई है। उससे पहले तो ये हालात ख़ासे ख़राब थे इनके। तो अब ये जो भी होता है ना, अब यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या तालीमी इदारे होते हैं दूसरे, इनकी ये एक ख़ास कल्चर और एक ख़ास सिविलाइज़ेशन की पैदावार होते हैं। उनकी जो कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, जो वहाँ पे लोग सीखते हैं उस कल्चर में रहते हुए, फिर उसी के नतीजे में यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, उसी के नतीजे में रिसर्च होती है, उसी के नतीजे में साइंटिस्ट्स बनते हैं। इसराइल को आप ले लें, यहूदियों को आप ले लें, कि ये जो यहूदी माँ है ना, वो कहेगी कि मेरा बेटा बेशक सदर ना बने, इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म ना बने, वो एक साइंसदान बन जाए। प्रायोरिटीज़, फैमिली वैल्यूज़। और यही वजह है कि इस वक़्त दुनिया में आप देखिए कि इस वक़्त जो उनकी पॉपुलेशन है जूस की, वो 0.03% है, और उन्होंने
हर 5वां जो नोबेल प्राइज दुनिया में दिया गया है वो किसी जू को मिला है। ठीक है जी। फैमिली वैल्यूज, प्रायोरिटीज, कि किस चीज को अहमियत देनी है। छोटा सा मुल्क है वो, और वो पूरे मिडिल ईस्ट पे उसका गलबा है साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है सर। आपने इजराइल की बात की, एक चीज और सर आप समझ से बाहर है मेरे, वो ये कि भारत के साथ हमारी कई जंगें हुई हैं, भारत के साथ हमारा हर वक्त ही कुछ ना कुछ झगड़ा रहता है, और एक तरह से स्टेटमेंट्स भी आती जाती रहती हैं। इजराइल के साथ हमारा ना कोई झगड़ा है, ना हमारा बॉर्डर लगता है, ना हमारा कभी उनके साथ किसी किस्म का क्लैश हुआ है, लेकिन हम भारत जा सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के पासपोर्ट पे इजराइल नहीं जा सकते। आखिर ऐसा क्या हमें मसला है इजराइल के साथ? पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इट्स नॉट वैलिड फॉर इजराइल। अगर आप जाना चाहें तो वो आपको वीजा मेरा ख्याल दे देते हैं, अगर वो मुतमिन है कि आप कोई उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो वो वीजा आपको दे देंगे। वो अलहदा से पासपोर्ट पे वीजा नहीं लगाते, वो अलहदा से आपको कागज दे देते हैं। लेकिन हमारी जो स्टेट है वो उसने इसराइल को उन ममालिक में शामिल नहीं किया जिनके लिए वो पासपोर्ट हमारा वैलिड है। तो अब बात यह है कि कोई हमारा झगड़ा नहीं है, कोई उनके साथ हमारा इशू नहीं है, और खाम में हमने एक दुश्मनी पाली हुई है। हालांकि उनके साथ कॉपरेशन और कोलैबोरेशन से हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। सर हमने तो किसी को बस ताना भी मसला मारना होता है तो इजराइल का या यहूदियों का एजेंट बोल दिया जाता है एकदम से। ऐसी तो हम अभी इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं ना। ये यहूदियों का एजेंट है, ये रॉ का एजेंट है, ये अमेरिका का एजेंट है। अब हम वो एजेंट का लेबल देने से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। हम उससे बाहर नहीं निकल रहे, हम वहीं फंसे हुए हैं अभी तक, और हम दुनिया को कैप्चर करने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन आप ग्राउंड रियलिटीज देखें कि हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, पहली जो 100 टॉप यूनिवर्सिटीज, उनमें एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है। यूनिवर्सिटीज आप जाके देखें, आप मदरसों की बात कर रही हैं, हमारी तो यूनिवर्सिटीज भी मदरसे बन चुके हैं। वहाँ तो प्रोफेसर जो है वो जो कुछ पढ़ा रहा होता है वो तकरीबन वही कुछ होता है जो एक मदरसे का मौलवी पढ़ा रहा होता है, और जिसको अपना सब्जेक्ट नहीं आता वो इस्लामियात पढ़ाना शुरू कर देता है। चाहे वो अंग्रेजी का टीचर हो, वो फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, वो बड़ा आसान है। आप वहाँ पे तबलीग शुरू कर दो। अब तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो भी पम्फलेट निकाल के आपको देता है जी कि ये आप आगे 5 लोगों में बांट दें। तो ये चीज़ है, ये आप इस किस्म के हालात जिस मुल्क के हों वहाँ पे आप क्या फिर तवक्को करती हैं? यानी एक तरफ आप साइंस पढ़ा रहे हैं और साथ-साथ आप साइंस की नेगेशन भी करते जा रहे हैं। साथ-साथ आप ये भी कहते जा रहे हैं कि यार ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। ये कायनात ऐसे नहीं बनी, कायनात ऐसे बनी थी। तो बच्चा तो कन्फ्यूज़ होगा फिर कि यार ये किताब में ये लिखा है, ये कुछ और कह रहा है, हकीकत क्या है? आपकी तो क्लैरिटी नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आरजू काज़मी जी और वसीम अल्ताफ जी के बीच में जो पूरा डिस्कशन हुआ वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो सबसे पहले हम बात करें भारत के चंद्रयान 3 की। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत चांद पे पहुंच गया, पर मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को कहूंगा कि आप मायूस मत हो, आप भी चांद पे पहुंच गए हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी रुपए की, जो कि डॉलर के मुकाबले इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 300 पार हो गया है। तो जहां भारत एक तरफ चांद पे पहुंच गया है चंद्रमा के थ्रू, पाकिस्तान का जो रुपया है वो भी चांद पे पहुंच गया है। और एक बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट डिस्कस किया वसीम अल्ताफ साहब ने कि एजुकेशन के बारे में सबसे बेसिक जो डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान की तरक्की में, वो एजुकेशन का है। जहां इंडियन एजुकेशन दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है, और वहीं पाकिस्तान में चलती है मदरसा यूनिवर्सिटी। इसलिए भारत की जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो कर रही है, क्योंकि जिस देश में एजुकेशन अच्छी होगी उसकी इकोनॉमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वो भी ग्रो करती है। बाकी एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा आरजू जी ने कि इस्लामिक कंट्रीज के पास भी पैसा है, पर वो टॉप यूनिवर्सिटीज में उनका नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि जो इस्लामिक और अरब कंट्रीज हैं उनको जो पैसा मिला है वो खैरात में मिला है। उनको पैसा मिला है तेल के जरिए, ना कि उन्होंने कुछ कमाया या कुछ इन्वेंट करके पैसा बनाया है। उनको ऊपर वाले की मेहरबानी थी, इसलिए उनको तेल मिल गया और वो उसी पैसे की ऐश कर रहे हैं। पर अब काफी रिफॉर्म्स हो रहे हैं अरब कंट्रीज में। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं
वो काफी अच्छे कदम उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि तेल जल्दी खत्म होने वाला है और अरब कंट्रीज को इन्वेंशन की और टूरिज्म की जरूरत जल्द पड़ने वाली है। कल बाकी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे नमूने हैं जो दुनिया कब्जा करने या फतह करने के ख्वाब देखते हैं। और एक बात वसीम अल्ताफ साहब ने बहुत ही सही कही कि पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मदरसे बन गए हैं और मदरसे ही यूनिवर्सिटीज बन गए हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।